नमस्कार, सार्वजनिक समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। मणिपुर मामले को लेकर आज भी संसद में विपक्ष का जारी रहा हंगामा। सदन की कार्रवाई सोमवार तक के लिए की गई स्थगित। भारत और श्रीलंका के बीच हुए कई समझौते। दोनों देशों के बीच सहमति पत्रों का हुआ आदान प्रदान। द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर किया गया विचार विमर्श। लखनऊ में आज भूजल सप्ताह के समापन समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि भूजल संसाधनों को संरक्षित रखने के लिए हम सभी हो एकजुट। प्रकृति के साथ हमें साम्यता बनाने की है जरूरत। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी की अदालत ने दिया अहम फैसला। बैरिकेटिंग के अंदर वाले हिस्से की एएसआई द्वारा वैज्ञानिक सर्वे कराने को दी गई इजाजत। 4 अगस्त को होगी मामले की अगली सुनवाई। और संसद में आज फिर मणिपुर के मामले पर विपक्ष ने लगातार हमला किया। लोकसभा में विपक्ष ने लगातार हंगामा जारी रखा और सदन की कार्यवाही में बाधा पहुंचाई। हालांकि सरकार ने साफ तौर पर कहा कि वह इस मामले पर गंभीर है और इस पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन इसके बावजूद भी विपक्ष ने दोनों सदनों में हंगामा किया, जिसकी वजह से कार्रवाई शुरू होने के कुछ मिनटों बाद दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 12 बजे के बाद कार्रवाई फिर शुरू हुई तो विपक्ष अपनी मांग को लेकर फिर से हंगामा करने लगा। इसके बाद स्पीकर ने सदन की कार्रवाई 24 जुलाई यानी सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में विपक्ष के हंगामे को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि आप सदन नहीं चलाना चाहते, लेकिन प्रश्नकाल बेहद महत्वपूर्ण होता है। और लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मणिपुर के मुद्दे पर कहा कि सरकार इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष को मणिपुर की घटना पर जितना गंभीर होना चाहिए वह उतना गंभीर नहीं है। मणिपुर में जो कुछ भी हुआ है उससे पूरा का पूरा राष्ट्र शर्मसार हुआ है और यहाँ तक कि मणिपुर की घटनाओं को लेकर कठोर से कठोर कार्रवाई किए जाने की बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने की है और हम चाहते हैं कि मणिपुर की घटना पर संसद में चर्चा हो। मैंने ऑल पार्टी मीटिंग में स्वयं भी इस बात को कहा है और आज मैं फिर से सदन में दोहराना चाहता हूँ कि हम चाहते हैं कि मणिपुर की घटना पर संसद में चर्चा होनी चाहिए, लेकिन मैं देख रहा हूँ कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो कि अनावश्यक यहाँ पर ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं ताकि किसी भी सूरत में मणिपुर की घटना पर चर्चा न हो पाए। मैं स्पष्ट रूप से यह आरोप लगाना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय कि सचमुच यह प्रतिपक्ष मणिपुर की घटना को लेकर जितना गंभीर होना चाहिए वह गंभीर नहीं है। और श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे भारत के दौरे पर और आज उन्होंने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। हैदराबाद हाउस पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंकाई राष्ट्रपति का गर्मजोशी से स्वागत किया। भारत और श्रीलंका के रिश्तों को और मजबूत करने की दिशा में राष्ट्रपति विक्रमसिंघे की यह यात्रा बेहद अहम मानी जा रही है। श्रीलंका में राष्ट्रपति पद संभालने के बाद भारत में उनकी यह पहली यात्रा है। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय मुलाकात भी की और इस साल दोनों देश राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। ऐसे में भारत नेबरहुड फास्ट और रणनीतिक पहल सागर नीति के तहत विशेषकर हिंद महासागर क्षेत्र में बड़े पड़ोसियों के साथ आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने पर बल दे रहा है। और जल की एक एक बूंद को बचाने के प्रति जन जागरण के लिए लखनऊ में आयोजित प्रदेशव्यापी भूजल सप्ताह का आज लखनऊ में समापन हुआ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भूजल संसाधनों को संरक्षित रखने के लिए हम सभी एकजुट हो। जल के बिना जीवन की कल्पना संभव ही नहीं है, अतः जल संरक्षण के लिए हम सभी को निरंतर जागरूक रहना होगा, क्योंकि जल है तो कल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर हम देखें तो पश्चिमी क्षेत्र में पानी ही पानी है, तो पूरब में पानी की कमी है। उन्होंने कहा कि प्रकृति के साथ हमें छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, हमें इसमें साम्यता बनाए रखने की जरूरत है। प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में आप देखेंगे पानी पानी है,
लेकिन अगर पूर्वी क्षेत्र में आप देखेंगे पानी का कहीं अता पता नहीं है। यानी यही है प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने की कीमत, अंधाधुंध दोहन करने की कीमत, और इसमें साम्यता बनाए रखने का कार्य मनुष्य का होना चाहिए। ईश्वर ने अगर सर्वश्रेष्ठ कृति के रूप में मनुष्य को बनाया है तो एक मनुष्य के रूप में हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसके बारे में सोचें, इसके बारे में कार्य करें, इस दिशा में एक सार्थक पहल को आगे बढ़ाएं, और उस सार्थक पहल को आगे बढ़ाने के ही क्रम में आज यह अभियान आगे बढ़ रहा है। जिस अभियान के क्रम में भूजल सप्ताह का एक कार्यक्रम हम सबको उसके प्रति जागरूक करने का है। मुझे लगता है हम में से हर व्यक्ति इस कार्य को कर सकता है। हमारे गांव के तालाब जल संरक्षण के केंद्र बन सकते हैं। हमारे नगर के तालाब वह इसके केंद्र बन सकते हैं। सूखे हैंडपंप जिसने जल देना बंद कर दिया है, अगर आप उसके ऊपरी भाग को निकाल करके उसमें जल को छानने की और पुरानी ग्रामीण तकनीक को उसमें लगा करके कि बरसात का पानी वहां छन करके उसके अंदर जाए, अगर आप देखेंगे तो वह रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक मॉडल नया बन सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर घर नल से जल योजना से लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो रहा है। बुंदेलखंड में लोगों को कई किलोमीटर से पीने का पानी लाना पड़ता था, लेकिन अब उन्हें घर में ही नल से शुद्ध जल उपलब्ध हो रहा है। उपलब्ध कराने का सपना साकार हो रहा है। आज से 9 वर्ष पहले जो सपना था आज वो हकीकत बनती जा रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर बुंदेलखंड और बिंद जैसे क्षेत्र में जल 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर दूर तक लोग अपने सिर में ढो करके लेके आते थे, तब उनको घर में जल की शुद्ध जल उपलब्ध हो पाता था। वह भी बहते हुए नाले से पानी लाते थे। आज सरकार आपको आरओ का पानी आपके घर में पहुंचाने का कार्य कर रही है, और हर घर जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल की योजना इसी रूप में आगे बढ़ रही है। लेकिन यह योजना एक लंबे समय तक आपको प्राप्त हो, इसके लिए जो जल लिया जाएगा, क्योंकि जितनी योजनाएं हैं इसमें 75 से 80% योजनाएं ऐसी हैं जिसमें भूगर्भीय जल का उपयोग किया जा रहा है, और भूगर्भीय जल के माध्यम से जल की आपूर्ति हर घर तक पहुंचाने का कार्य हो रहा है। अगर हम भूगर्भीय जल के एक एक बूंद पानी का उपयोग कर रहे हैं तो उसके दुरुपयोग को भी रोकना पड़ेगा। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि टंडन जी ने सभी वर्ग के साथ उनका संवाद रहता था। उन्होंने हर एक कार्यकर्ता को जोड़ा और लखनऊ में विकास के लिए विशेष काम किए। स्वर्गीय लालजी टंडन जी की यात्रा वास्तव में शून्य से शिखर की यात्रा है। लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता, पार्षद, विधायक, विधान परिषद सदस्य, प्रदेश सरकार में मंत्री, सांसद के रूप में और राज्यपाल के रूप में बिहार और मध्य प्रदेश में अपने अनुभव, अपनी योग्यता का परिचय देकर के स्वर्गीय श्री लालजी टंडन जी ने जो लाभ प्रदेश और उन सभी राज्यों को दिया जहां पर उन्हें कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ, वह उल्लेखनीय है और वहां पर व्यवस्था के लिए एक उदाहरण भी है।
और आज लखनऊ में उद्यान भवन में वन ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन योजना के अंतर्गत सूक्ष्म सिंचाई पद्धति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए डेडिकेटेड उत्तर प्रदेश माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट www.upmip.in पोर्टल का शुभारंभ प्रदेश के उद्यान एवं कृषि विपणन मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अब किसानों के सत्यापन की प्रक्रिया आसान होगी। उन्होंने कहा कि किसानों को छूट दी जाए, इसके लिए भारत सरकार और प्रदेश सरकार काम कर रही है। उद्यान मंत्री ने कहा कि किसानों की मददगार डबल इंजन सरकार द्वारा निरंतर किसान हित में प्रयास किए जा रहे हैं। इस योजना के क्रियान्वयन से हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तथा प्रदेश के किसान हितैषी मुख्यमंत्री की अपेक्षा अनुसार हम किसानों की बेहतर सेवा कर पाएंगे। ये किसानों को हमारे उद्यान विभाग को सहयोग करने के लिए एक तकनीक विकसित की गई है और उस तकनीक के माध्यम से रजिस्ट्रेशन होगा और पारदर्शी व्यवस्था होगी। हमने किसानों को कितना दिया है हमारे पोर्टल पर लोड हो जाएगा, तो हम कभी भी देख सकते हैं कि इस किसान को ये लाभ मिला है कि नहीं मिला। अभी तक हम इसके लिए सत्यापन कराने की आवश्यकता होती थी, हम किसी को उससे वेरीफाई कराते थे कि हाँ लगा कि नहीं लगा। अब हम स्वयं अपने ऐप पर देख लेंगे कि हाँ ये किसान के यहाँ ड्रिप लगा है, स्प्रिंकलर लगा है, नहीं लगा है, तो एक पारदर्शी व्यवस्था है। ये पूरी योजना अभी आपको व्यापक रूप से बताई गई है। वैसे हमारे इस माध्यम से 90% तक भी छूट हम किसानों को दे रहे हैं। और वाराणसी में ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले को लेकर आज हिंदू पक्ष को बड़ी जीत मिली है। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में ज्ञानवापी परिसर के अंदर बैरिकेडिंग के अंदर वाले हिस्से की वैज्ञानिक विधि से जांच किए जाने की मांग हिंदू पक्ष की तरफ से कोर्ट में की गई थी, जिसको कोर्ट ने आज स्वीकार करते हुए इस पूरे मामले में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को आदेशित किया है कि वह इस पूरे मामले में यह स्पष्ट करे कि जांच किस और कौन से रूप में आगे बढ़ाई जाएगी। जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने 4 अगस्त तक दोनों पक्षों से बात करके सहमति के आधार पर एएसआई को यह रिपोर्ट प्रेषित करने के लिए कहा है कि वजू खाने वाले हिस्से को छोड़कर पूरे परिसर की जांच किस रूप में है और कैसे की जानी है, यह स्पष्ट करते हुए रिपोर्ट प्रेषित करे, जिससे कि स्पष्ट तौर पर आगे बढ़ाया जा सके। मामले की अगली सुनवाई को 4 अगस्त की तारीख दी गई है। जो प्रार्थना पत्र दिया गया था बादनी द्वारा, हिंदू पक्ष द्वारा, जेपीआर द्वारा वैज्ञानिक विधि जांच के लिए कि पूरे ब्रैकेटिंग के अंदर जो वजू खाना को छोड़ करके बाकी ब्रैकेटिंग के अंदर इसकी जांच करा दी जाए बिना क्षति पहुंचाए। क्या इसकी उम्र क्या है, इसकी अवस्था क्या है और इसके अंदर क्या है, क्योंकि पहले जो सर्वे हुआ था वह साधारण कमीशन थी और साधारण कमीशन में जो नंगी आंखों से देखा जाता है उसी का रिपोर्ट आया था। इसके लिए न्यायालय ने स्पष्ट एक बिंदुओं पर पहले तो प्रार्थना पर स्वीकार किए और इसके लिए एक बिंदुओं पर उन्होंने आदेश दिया कि बिंदुओं पर ही रिपोर्ट चाहिए और दोनों पक्ष से बात करके 4 अगस्त को न्यायालय में रिपोर्ट सौंप दें कि कब करते कैसे करते हैं। और प्रदेश के आयुष खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र ने आज महाराजगंज में बाढ़ से बचाव के लिए चेहरी स्थित रोहिन नदी पर बने बांध का निरीक्षण किया, जिसके बाद कलेक्ट्रेट सभागार में उन्होंने वृक्षारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेकर पौधरोपण किया। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बाढ़ से बचाव के लिए कराए गए विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। प्रभारी मंत्री ने कहा कि कल पूरे प्रदेश में 35 करोड़ का लक्ष्य रखकर वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत महाराजगंज में 24 लाख से अधिक वृक्षारोपण किया जाएगा। बाढ़ का समय बहुत करीब है, नदियों में पानी बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो जितने भी बांध हैं जिले के, उनकी कंडीशन क्या है, बाढ़ को अच्छे से झेल लें, बाढ़ निकल जाए और कोई नुकसान न हो, कोई क्षति न हो जिले की। दूसरा, कल एक बृहद वृक्षारोपण होना है पूरे प्रदेश में। 35 करोड़ का लक्ष्य है पूरे प्रदेश में, जिसमें इस जिले को कल 22 जुलाई को जो वृक्षारोपण करना है उसमें 24 लाख वृक्ष कल एक दिन लगाए जाएंगे, फिर 4 लाख वृक्ष 15 अगस्त को लगाने। दोनों दिन का ये कार्यक्रम हुआ, उसी की तैयारियों की बाबत आज ये समीक्षा बैठक थी। और अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ और खबरों पर नजर डालेंगे। अरे आशा बहन, बस देखने आई हूँ कि घर में किसी बच्चे को बुखार तो नहीं आ रहा। छुटकी को हल्का सा बुखार आ रहा है, मौसम बदल रहा है ना। अरे फिर तो इसे लेकर तुरंत ब्लॉक या जिले के सरकारी अस्पताल जाओ। क्यों, बुखार शुरू ही तो हुआ है। अरे नहीं दीदी, कोई भी बुखार दिमागी बुखार हो सकता है। ये बच्चे को शारीरिक और मानसिक रूप से अपाहिज कर सकता है और दिमागी बुखार में देर जानलेवा होती है। अरे बाप रे, मैं छुटकी को अभी लेके जाती हूँ।
और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लखनऊ में आज अटल बिहारी वाजपेयी काना स्टेडियम में आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप ट्रॉफी का अनावरण किया गया। पहली बार लखनऊ वर्ल्ड कप के 5 मुकाबलों की मेजबानी कर रहा है, जिसमें 29 अक्टूबर को भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाला मुकाबला भी शामिल है। आज वर्ल्ड कप ट्रॉफी का इकाना स्टेडियम में मीडिया के सामने पेश किया गया। वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को आम लोगों के लिए 23 जुलाई को लखनऊ में सुबह 10 बजे से रात्रि 10:30 बजे तक रखा जाएगा। यूपीसीए के अधिकारियों ने बताया कि अगले कुछ दिनों में ही वर्ल्ड कप के टिकटों की बिक्री शुरू हो जाएगी। यह बिक्री ऑनलाइन होगी। आस है कि पूर्व की भांति एक बार फिर उत्तर प्रदेश लखनऊ की मेजबानी सफल होगी। विदेश से लोग आएंगे। ऑस्ट्रेलिया के मैचेस हैं, श्रीलंका के मैचेस हैं, इंग्लैंड का है, साउथ अफ्रीका का, इंपॉर्टेंट मैचेस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस हैं। तो उसमें सब लोग विदेशी भी आएंगे और हमारी ड्यूटी भी है और हमारी तहजीब भी है कि हम अच्छे मेजबान हैं। और बाराबंकी जिले में उत्तर प्रदेश विधान परिषद की दैवीय आपदा प्रबंधन जांच समिति की बैठक सभापति विधान परिषद उमेश द्विवेदी की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट स्थित लोक सभागार में आयोजित की गई हुई। बैठक में सरयू नदी में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की गई। अधिशासी अभियंता बाढ़ खंड शशिकांत सिंह कटाव रोधी कार्य और जनपद में किए गए नवाचारों पर अपनी प्रस्तुति दी। दैवीय आपदा प्रबंधन जांच समिति के अध्यक्ष ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि संभावित बाढ़ प्रभावित नदियों और गांवों का स्थलीय निरीक्षण समय से करते रहें, जिससे बाढ़ के कारण किसी भी क्षेत्र में जनहानि न होने पाए। आपदा प्रबंधन की जांच समिति बनी है विधान परिषद में। वो समिति यहाँ पे जांच के लिए आई थी कि जो हमारी आपदा आती है, खास करके बाढ़ में, इस समय चूँकि बाढ़ का समय आ रहा है, तो उसमें हमारा जो प्रशासन है, हमारा शासन है, कितना अलर्ट है। तो यहाँ से जो इन लोगों ने बताया और जो मौके पे भी जाएंगे, अगले महीने में हम लोग आएंगे, तो पर्याप्त इन लोगों ने वहाँ चौकियाँ स्थापित कर रखी हैं और बाढ़ के स्थायी समाधान के लिए भी काम चल रहा है। और उन्नाव के हसनगंज में कंपोजिट विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने अपने क्षेत्र में स्वच्छता अभियान और संचारी रोगों से बचाव के लिए शपथ ली। उन्होंने अपने माता पिता के साथ ही जनता को संचारी रोग से बचाव के लिए लक्षण और इलाज के बारे में जागरूक करने की शपथ भी ली। कस्बा मोहान में विशेष संचारी रोग अभियान के तहत जिला मलेरिया अधिकारी रमेश यादव ने कस्बे के वार्डों में साफ सफाई और एंटी लार्वा दवाई का छिड़काव की व्यवस्था का निरीक्षण किया। उन्होंने बच्चों को मच्छर जनित बीमारियां, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया आदि की पहचान और बचाव की भी जानकारी दी। हम अपने गांव, ब्लॉक, जनपद और देश को रोग मुक्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और उसी के निरीक्षण के लिए मैं यहाँ आया और समस्त गतिविधियाँ सही पाई जा रही हैं और एंटी लार्वल और फॉगिंग की कार्रवाई सुनिश्चित कराई जा रही है। शासी अधिकारी से बात हुई है, उन्होंने बताया कि रोस्टर के अनुसार समस्त गतिविधियाँ संपादित कराई जा रही हैं। जिला मलेरिया अधिकारी आए थे और इन्होंने विद्यालय भी गए, वहाँ का भी निरीक्षण किया गया, दवाई का छिड़काव भी किया गया और आगे प्रयास यही रहेगा कि दवाई का छिड़काव भी हो, जनता को जागरूक भी करना है कि बरसात के मौसम में तमाम प्रकार की मलेरिया, डेंगू बीमारियाँ होती हैं, लोगों को बुखार आ जाता है। इसी कार्यक्रम को आगे और बढ़ाया जाएगा और पूरे नगर पंचायत में स्वच्छ सुंदर दिखे, यही पूरा कार्य किया जाएगा। और जनपद ललितपुर के महरौनी तहसील से नाराहट गोना को जोड़ने वाली 31 किलोमीटर की जर्जर सड़क के लिए योगी सरकार ने बड़ी धनराशि स्वीकृत की है। सड़क के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु 1 अरब 7 करोड़ से अधिक की धनराशि की स्वीकृत मिलने से स्थानीय नागरिकों में खुशी की लहर है। सड़क के बन जाने से सागर झांसी हाईवे NH-44 के गोना तिराहे से नाराहट होते हुए महरौनी तक के ग्रामवासियों को आवागमन की सुविधा मिल गई है। देखिए, हमारे महरौनी विधानसभा के किसानों को, कार्यकर्ताओं को बहुत ही अपार खुशी का समय मिला है कि हमारे माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो रोड हमारा महरौनी और मिंदरवाहा, पठा और वहाँ से चल के ककरुआ और कुड़ी घाट और नाराहट
और वहाँ से गोना तगड्डा तक 31 किलोमीटर का रोड माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आशीर्वाद मिला है, स्वीकृत हो चुका है, जिससे काफ़ी सुविधा हमारे इस रोड में बढ़ जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी काफ़ी पुरानी जर्जर सड़क को चौड़ीकरण एवं सुंदरीकरण की अनुमति देकर हम सभी नारायण के ग्रामवासी उनका आभार व्यक्त करते हैं। और बरेली की जनता को जाम से निजात दिलाने के लिए मंडलायुक्त सौम्य अग्रवाल ने नई पहल की है, जिसके लिए अब ई रिक्शा चालकों को भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। नगर क्षेत्र में 6 रूट निर्धारित किए गए हैं। इन सभी निर्धारित रूटों पर कलर कोडिंग की जा रही। रूट की शुरुआत एवं अंत में ई रिक्शा हेतु पार्किंग व्यवस्था की सुविधा रहेगी। वहीं यात्रियों की सुरक्षा के लिए ई रिक्शा का दायां भाग बंद किया जाएगा। मंडलायुक्त सौम्य अग्रवाल ने बताया कि बरेली नगर निगम क्षेत्र में ई रिक्शों की बढ़ती संख्या के कारण शहरवासियों को हो रही असुविधा के दृष्टिगत ई रिक्शा के रूट निर्धारण, ई रिक्शा की कलर कोडिंग, नए खरीदे जाने वाले ई रिक्शा के संचालन की प्रक्रिया, ई रिक्शा को दाहिनी तरफ बंद करने और दुर्घटना से बचाने के लिए प्रयास किए गए हैं। मीटिंग आयोजित की गई थी और इस संदर्भ में उनके द्वारा एक पत्र जो है मंडल के सारे पुलिस अधीक्षक को उनके द्वारा लिखा गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश मोटर वाहन नियमावली में ही यह प्राविधान है कि म्यूनिसिपल एरिया के तहत एसएसपी किसी भी रोड पर किसी वाहनों के आवागमन को प्रतिबंधित कर सकते हैं। तो इनको सुव्यवस्थित तरीके से संचालित करने के लिए ई रिक्शा को जो है इनको एक कलर कोड के तहत संचालित किया जाए और हर रूट का जो है एक संख्या निर्धारित कर दिया जाए कि इस रूट पर कितने ई रिक्शा चलेंगे, ताकि जो शहर की जो यातायात व्यवस्था है वो सुगमता पूर्वक संपादित हो सके। जो रिक्शाओं के 6 रूट्स निर्धारित कर दिए गए हैं और हर रूट पर कलर कोडिंग कर दी गई है। हर रूट पे हॉल्टेज भी निर्धारित कर दिया गया है और जो उसका प्रथम स्थान और आखिरी स्थान है वहाँ पर एक टेम्परेरी पार्किंग व्यवस्था भी बनाई जाएगी। साथ के साथ ई रिक्शा पलटने से भी बहुत सारी घटनाएं होती हैं और ई रिक्शा में दोनों साइड से लोग चढ़ते हैं, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड से। तो ये भी निर्देशित किया गया कि राइट साइड को वो लोग एक रॉड वेल्ड करा करके उसको बंद करेंगे। और वाराणसी में आज दिव्यांगजनों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए नेशनल कैरियर सर्विस सेंटर कानपुर, क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय वाराणसी और दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग वाराणसी के संयुक्त तत्वाधान में एक बृहद मंडलीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। रोजगार मेले में वाराणसी मंडल सहित अन्य जनपदों से आए 400 से अधिक दिव्यांगजनों ने भाग लिया। मेले में कुल 14 कंपनियों ने प्रतिभाग किया और सभी लोगों ने दिव्यांगजनों को जॉब ऑफर दिया। रोजगार मेला प्रभारी दीप सिंह ने बताया कि इस मेले में 40% से अधिक दिव्यांगता वाले लोगों को और हाई स्कूल से स्नातक की डिग्री धारकों को इसमें समायोजित किया गया है। फिजिकल मेंटेन है बंदा तो अपने हिसाब से सारा काम कर लेता है, लेकिन फिजिकल जो अनफिजिकल हैं उनके लिए हम एक सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, जिसके हिसाब से हम एसएचआई और लोकोमोटिव कोइंग हायर करते हैं। जो पैरों से विकलांग हाथ काम कर रहे हैं या हाथ काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस बिहाफ पे हमने वेयर हाउस एग्जीक्यूटिव की प्रोफाइल दी है, जिसमें स्कैनिंग, पैकेजिंग, ठीक है, और प्लस उसका बकेट को एक बकेट से लेकर दूसरे बकेट में केवल मूव करना, उनको कहीं मूवमेंट नहीं करना है, एक ही जगह बैठ के करना है। उनकी सैलरी जो हमने डिसाइड की है वो 14,000 से लेकर 18,000 तक सीबीसी है, अटेंडेंस बोनस है, पंचिंग पॉइंट है, उनकी ओवर टाइम है, प्लस नाइट शिफ्ट अनाउंस है। टोटल मिला करके अगर हम कहें तो सीटीसी से जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो 16 से 17,000 तक की सैलरी उनके अकाउंट में क्रेडिट होती है। बहुत ज़्यादा खुशी है क्योंकि डिसेबिलिटी के बारे में हम लोग सरकार सोच भी रही है और बहुत सी योजना दे भी रही है डिसेबिलिटी के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार ऐसा दिव्यांग रोजगार मेला लगा है। अगर ये सच में एक सकारात्मक रूप से देखा जाए तो बहुत अच्छा है। अगर ये सब उसके अनुभव के आधार पे और उनके कौशल के आधार पर मिलता है तो ये बहुत अच्छी बात है। कौशाम्बी जिले के कोखराज टोल प्लाजा पर फर्जी फास्टैग के सहारे वाहन गुजारने वाले गिरोह का एसओजी टीम और कोखराज थाना पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस टीम ने फर्जी फास्टैग बनाने वाले 6 छात्रों को गिरफ्तार किया। एसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस पर खुलासा किया। कोखराज हंडिया बाईपास टोल प्लाजा पर पिछले कुछ महीनों से फर्जी फास्टैग के सहारे कुछ शातिर टोल प्लाजा और बैंक को लगातार फ्रॉड करके नुकसान पहुंचा रहे थे। आमदनी कम होने पर टोल प्लाजा के मालिक ने कोखराज थाना में मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद एसपी ने पुलिस के साथ एसओजी टीम द्वारा ये कार्रवाई की। गिरफ्तार किए गए युवकों के पास से 20 फर्जी फास्टैग और बड़े वाहन हैं, खासकर जो ट्रक हैं जिसका 1250 रुपये टोल कटता है, उनको ये वो फर्जी फास्टैग
सिर्फ 500 रुपये में देते थे, और जब वो वाहन पार कर जाता था तो दूसरी तरफ खड़ा हुआ इनके गिरोह का सदस्य उस फास्टैग को ले लेता था। चूँकि पोखराज टोल प्लाजा पर इस तरह का नियम है कि जब तक ये यहाँ से एंट्री की हुई गाड़ियाँ एग्जिट नहीं करती थी तब तक उसका ट्रांजैक्शन सक्सेस नहीं होता था। इसी लूपहोल का इन्होंने फ़ायदा उठाया और पार करने के बाद वाहन को दूसरा फास्टैग आईडी दे करके उससे एग्जिट कराया जाता था, जिससे टोल प्लाजा को कोई भी ट्रांजैक्शन सक्सेस नहीं होता था। अभी इसमें कम से कम 5 आरोपी बचे हुए हैं और जो अलग अलग जगहों पर गए हुए हैं। अभी हम लोग उनकी गिरफ्तारी करेंगे और उनसे और भी चीज़ों की जानकारी लेंगे। और मथुरा में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पानी घटने के बाद संक्रमण के खतरे से निपटने के लिए प्रशासन के द्वारा तैयारियां की जा रही हैं। मच्छर जनित और जल जनित बीमारियों को रोकने के लिए निचले इलाकों से बड़ी संख्या में लोगों को राहत शिविर लाया गया था। अब प्रशासन किसी भी तरह के संक्रमण से निपटने की तैयारी कर रहा है। वहीं किसानों की फसलों के नुकसान और बाढ़ पीड़ितों से भाजपा विधायक श्रीकांत शर्मा ने मुलाकात की। उन्होंने राहत शिविरों में दी जाने वाली सुविधाओं की लोगों से जानकारी ली और कहा कि सरकार हर बाढ़ पीड़ित की पूरी मदद कर रही है। जमुना जी का जलस्तर अब लगातार नीचे उतर रहा है, जिसके कारण हमारे जलभराव वाले जो भी क्षेत्र हैं, परिक्रमा मार्ग है या अन्य स्थान है, तो वहाँ पानी जैसे जैसे ही कम हो रहा है उसके लिए हम लोगों ने प्लानिंग की है। कल भी उसके संदर्भ में मीटिंग की गई थी, टीमों को मौके पर लगाया गया है। आज भी एक समीक्षा बैठक की गई। सबसे प्राथमिकता हमारी जिन स्थानों पर जल भराव हो गया है, जो हमारे मुख्य मार्ग हैं, हमारा परिक्रमा मार्ग है, ठाकुर बाकी बिहारी जी का जो एरिया है और अन्य मुख्य स्थानों पे, तो वहाँ इसके लिए हम लोगों ने अपनी प्लानिंग की है। हमने 5 अतिरिक्त ट्रैक्टर पंप मंगाए हैं, कुछ पंप हमारे पास हैं, जिनको लगाकर टीमें बनाई गई हैं। एक मोबाइल यूनिट भी रखी गई है ताकि तत्काल कहीं पर समस्या आए तो वो उसको भेजा जा सके। इसलिए पहली प्राथमिकता जल निकासी की है। और गम का महीना मुहर्रम की शुरुआत हो गई है। इमाम हुसैन और उनके 71 साथियों की याद में मजलिस और मातम का सिलसिला शुरू हो गया है। लखनऊ में कल देर रात शाही मोम की जरीह का जुलूस बड़े इमामबाड़े और छोटे इमामबाड़े तक निकाला गया, जिसमें मातमी धुन बजाते बैंड, हाथी, ऊंट और घोड़ों को शामिल किया गया। इस मौके पर इमाम हुसैन को पुरसा देने के लिए हजारों की संख्या में अकीदतमंद जुलूस की जियारत करने के लिए बड़े इमामबाड़ा पहुंचे। प्रशासन ने भी जुलूस के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। यह शाही जुलूस नवाब अवध के दौर से उठता आ रहा है। आज भी इस जुलूस में उसी दौर की झलक दिखाई देती है। और बदायूं के बिसौली तहसील में देर रात बिजली विभाग की लापरवाही के चलते एक बड़ा हादसा हो गया। मामला बदायूं की बिसौली तहसील का है, जहां पर देर रात सोते समय एक ही परिवार जिसमें मां, बेटी और बेटे सहित 3 लोगों के ऊपर बिजली की हाई टेंशन तार गिरने से मौत हो गई, जबकि उनको बचाने आए 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बदायूं जिलाधिकारी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि पूरे मामले में विधिक कार्रवाई करते हुए बिजली विभाग के लापरवाह अधिकारियों के विरुद्ध 304A के तहत मामला दर्ज किया गया है और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कस्बा बिसौली में आज मध्य रात्रि लगभग 12:30 से 1 बजे के बीच में नई बस्ती मोहल्ले में हाई टेंशन लाइन का एक तार टूट गया और उससे वहाँ पर 6 व्यक्तियों के ऊपर वो तार गिरा। 3 लोगों की मृत्यु हुई है उसमें, अब तक जो सूचना है, और 3 अन्य घायल हैं। उनको चिकित्सालय तत्काल भिजवाया गया था। उनका बेहतर उपचार कराने के निर्देश दिए गए हैं। जो मृतक हैं उनको नियमानुसार जो भी अनुमानित सहायता है वो प्रदान की जा रही है। चूँकि जनपद में इस प्रकार की घटनाएं 2-3 दिनों में लगातार घटी हैं, निर्देशों के बाद भी अपेक्षित कार्रवाई ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नहीं हुई है। इसके दृष्टिगत इस केस में धारा 304A IPC में मुकदमा भी पंजीकृत कराया गया है। तो चलिए अंत में मुख्य समाचारों पर एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। मणिपुर मामले को लेकर आज भी संसद में विपक्ष का जारी रहा हंगामा। सदन की कार्रवाई सोमवार तक के लिए की गई स्थगित। भारत और श्रीलंका के बीच हुए कई समझौते, दोनों देशों के बीच सहमति पत्रों का हुआ आदान प्रदान। द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर किया गया विचार विमर्श। लखनऊ में आज भूजल सप्ताह के समापन समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि भूजल संसाधनों को संरक्षित रखने के लिए हम सभी हो एकजुट। प्रकृति के साथ हमें साम्यता बनाए रखने की है जरूरत।